तो हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डीएसएसपी 2026 परीक्षा के लिए टीचिंग मेथोडोलॉजी के नए सिलेबस पर आधारित एक महा मैराथन क्लास करने जा रहे हैं। बिल्कुल। और इस सत्र का लक्ष्य है कि हम संपूर्ण पेडागॉजी को एक ही क्लास में कवर करें। हमारे पास शिवांश मिश्रा सर द्वारा तैयार किया गया सोर्स मटेरियल है और हम इसी के आधार पर चर्चा करेंगे। हाँ, हम प्रश्नोत्तर प्रारूप का उपयोग करके मुख्य अवधारणाओं को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस गहन चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम विकास और खेल पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एक आम सवाल जो मटेरियल में है, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? हाँ, और उसमें एक विकल्प है कि विकास उत्तेजनाओं मतलब स्टिमुलेशन द्वारा सहायता युक्त नहीं है। और ये सुनने में थोड़ा जटिल लगता है। बिल्कुल, लेकिन ये कथन पूरी तरह से गलत है। हाँ। असल में विकास को उत्तेजना से ही तो सहायता मिलती है। हाँ। इसके बिना विकास संभव ही नहीं है। अच्छा। तो परीक्षा में अगर ये प्रश्न आए तो इस कथन को गलत के रूप में चुनना है। ठीक है, अब खेल पर आते हैं। पियाजे के अनुसार खेल के संज्ञानात्मक रूप कौन से हैं? शिवांश मिश्रा सर ने इसे बहुत अच्छी तरह समझाया है। पियाजे के अनुसार 4 मुख्य रूप हैं। 4 रूप। हाँ, पहला है फंक्शनल या सेंसरी मोटर, फिर आता है सिंबॉलिक प्ले, हाँ, जैसे हाँ। बच्चे झाड़ू को घोड़ा बना लेते हैं। हाँ, ये तो बहुत आम है। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन और अंत में गेम्स विद रूल्स, मतलब नियमों वाले खेल। समझ गया। अब बाल्यावस्था और गत्यात्मक कौशल की बात करते हैं। प्रारंभिक बचपन मतलब अर्ली चाइल्डहुड, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं? देखिए, इस अवस्था में जिद्दी होना, आज्ञा ना मानना और नकारात्मक व्यवहार बहुत आम विशेषताएं हैं। अच्छा। और हाँ, एक और जरूरी बात, शिशुओं यानी इन्फेंट्स के विकास को मापने के लिए बेली स्केल का उपयोग किया जाता है। बेली स्केल, ठीक है। और विकास के कुछ महत्वपूर्ण पड़ाव, मतलब बच्चा कब क्या करना सीखता है? लगभग 7 से 10 महीने में बच्चा रेंगना मतलब क्रॉलिंग सीखता है। ओके। फिर 18 महीने के आसपास संतुलन मतलब बैलेंस बनाना और 24 महीने तक कूदना या जंपिंग सीख जाता है। बहुत बढ़िया। अगला विषय है किशोरावस्था और समाज। समाज शास्त्रीय व्याख्या में किशोर का क्या मतलब है? किशोरावस्था को बच्चों और वयस्कों के व्यवहार के बीच एक संक्रमण, एक ट्रांजिशन काल माना जाता है। एक पुल की तरह। हाँ, बिल्कुल। यह बचपन से वयस्कता तक का एक पुल है। और इसमें हैविंग हर्स्ट के विकासात्मक कार्यों का जिक्र है, वो क्या है? इसमें कुछ मुख्य बातें हैं, जैसे शारीरिक कौशल विकसित करना, अपने साथियों के साथ घुलना मिलना और जीवन के प्रति एक स्वस्थ दृष्टिकोण अपनाना। चलिए अब कुछ प्रमुख सिद्धांतकारों और उनकी अवधारणाओं पर चर्चा करते हैं। किंडरगार्टन विधि किसने दी थी? ये विधि 1837 में जर्मनी में फ्रोबल द्वारा दी गई थी। फ्रोबल? हाँ, उनकी अवधारणा बहुत दिलचस्प थी। वो कहते थे कि बच्चे पौधे हैं और शिक्षक एक माली की तरह है। ये बहुत अच्छी सोच है। बिल्कुल। अब आते हैं वाइगॉट्स्की पर। उनके अनुसार खेल का क्या महत्व है? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। वाइगॉट्स्की का मानना था कि खेल से संज्ञानात्मक कौशल मतलब कॉग्निटिव स्किल्स को बढ़ावा मिलता है। जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने बताया, पियाजे और वाइगॉट्स्की में एक मुख्य अंतर है। वो क्या है? पियाजे के लिए पहले विकास होता है, फिर सीखना, मतलब डेवलपमेंट से लर्निंग। ओके। जबकि वाइगॉट्स्की के लिए पहले सीखना होता है और सीखने से विकास होता है, मतलब लर्निंग से डेवलपमेंट। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक अंतर है। हाँ, बहुत बड़ा। ठीक है, अब ब्लूम टैक्सोनॉमी से एक प्रश्न लेते हैं। हाथ धोना, ये किसका उदाहरण है? ये लागू करना मतलब अप्लाइंग का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इसे थोड़ा और समझाएंगी? जरूर। जैसे ये समझना कि लगातार हाथ धोने से डायरिया कम होता है, ये ज्ञान है। और जब आप सच में हाथ धोते हैं तो आप उस ज्ञान को वास्तविक जीवन में लागू कर रहे हैं। समझ गया। अब बुद्धि और नैतिकता की बात करते हैं। एक कथन है कि अधिकांश लोग औसत होते हैं। ये किस पर आधारित है? ये बुद्धि के वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस पर आधारित है, जिसे बेल कर्व भी कहते हैं। बिल्कुल। इसे अक्सर एक बेल कर्व के रूप में दिखाया जाता है, जिसमें ज्यादातर लोग औसत यानी एवरेज श्रेणी में आते हैं। और कोलबर्ग का नैतिक एकीकरण कैसा है? कोलबर्ग का सिद्धांत पदानुक्रमिक एकीकरण मतलब हायरार्किकल इंटीग्रेशन पर आधारित है। अब भारत की शैक्षिक योजनाओं पर आते हैं। 2009 में माध्यमिक शिक्षा के लिए कौन सा सुधार अभियान था? वो था राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिसे हम RMSA भी कहते हैं। और ये 2001 के सर्व शिक्षा अभियान यानी SSA से अलग था?
हाँ, एसएसए प्राथमिक शिक्षा के लिए था, जबकि आरएमएसए माध्यमिक शिक्षा पर केंद्रित था। ठीक है। एक और अवधारणा है, आत्म अवधारणा या सेल्फ कॉन्सेप्ट। ये क्या है? यह किसी व्यक्ति की अपनी क्षमताओं और लक्षणों की एक वर्णनात्मक और मूल्यांकनात्मक तस्वीर है। मतलब वो खुद को कैसे देखता है। अब अधिगम के प्रकार और आकलन को समझते हैं। एक पोर्टफोलियो में क्या-क्या सामग्री होती है? जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने बताया है, इसमें कई तरह की चीजें हो सकती हैं। जैसे कहानियों का संग्रह, कपड़ों या पत्तियों का संग्रह और मूल्यांकन शीट यानी रेटिंग शीट्स भी। अच्छा, ये तो काफी व्यापक है। और अधिगम के 3 मुख्य प्रकार कौन से हैं? 3 मुख्य डोमेन हैं। साइकोमोटर जो शारीरिक है, कॉग्निटिव जो मानसिक है, और तीसरा है अफेक्टिव जो भावनाओं से जुड़ा है। ठीक है। अब आरटी 2009 के बारे में कुछ बताइए। इसकी निगरानी समिति कौन सी है? इसकी निगरानी समिति एसएमसी है, यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, ओके। और आकस्मिक अधिगम या इंसिडेंटल लर्निंग, इसका एक उदाहरण दे सकती हैं? हाँ, जरूर। मान लीजिए दिवाली प्रोजेक्ट के दौरान कोई बच्चा गणित सीखता है। हाँ। तो ये आकस्मिक अधिगम का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। यहाँ सीखना मुख्य गतिविधि का एक साइड इफेक्ट होता है। मतलब बच्चा सीखने की कोशिश नहीं कर रहा, पर सीख रहा है। बिल्कुल। चलिए, अब हम योजना और चिंतन पर ध्यान देंगे। थॉर्नडाइक के अनुसार सुखद अनुभवों का क्या प्रभाव होता है? इसे प्रभाव का नियम या लॉ ऑफ इफेक्ट कहते हैं। और ये क्या कहता है? इसके अनुसार सुखद परिणाम मतलब रिवॉर्ड सीखने को पक्का करते हैं। ठीक है। और चिंतन के उपकरण मतलब थिंकिंग टूल्स कौन-कौन से हैं? इनमें कई चीजें आती हैं, जैसे माइंड मैप्स, कॉन्सेप्ट्स और कॉट तकनीकें भी? हाँ, कॉट तकनीकें जैसे पीएमआई और कैफ भी इसमें शामिल हैं। अब बंडूरा के सिद्धांत पर आते हैं। अगर कोई कहता है मैं बीजगणित में अच्छा हूं, तो ये क्या दर्शाता है? ये आत्म प्रभावकारिता मतलब सेल्फ एफिकेसी को दर्शाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है किसी कार्य को सफलतापूर्वक करने में अपना विश्वास। समझ गया। अब फ्रॉइड की बात करते हैं। अगर कोई किताब रखकर भूल जाए और फिर अचानक याद आ जाए, तो ये किस मन का काम है? ये अवचेतन मन मतलब सबकॉन्शियस माइंड का कार्य है। अच्छा। हाँ, जानकारी वहां स्टोर रहती है और सही समय पर बाहर आ जाती है। और अंत में समूह, स्वास्थ्य और तकनीक से कुछ प्रश्न। समूह की पहचान क्या है? समूह की पहचान सकारात्मक अंतर्निर्भरता यानी पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस से बनती है। और नवजात शिशु का आकलन कैसे किया जाता है? जन्म के तुरंत बाद अबगार स्केल का उपयोग होता है। अबगार स्केल? और फिर 1 महीने बाद ब्रेजल्टन स्केल का उपयोग किया जाता है। चलिए, अब कुछ विविध और महत्वपूर्ण बिंदुओं का एक रैपिड फायर राउंड करते हैं। बिल्कुल, तैयार हो। पहला, हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? राष्ट्रीय या राजकीय? हिंदी भारत की राजकीय यानी ऑफिशियल भाषा है, कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। बहुत जरूरी जानकारी। 4 Rs क्या है? रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। कार्डिनल और ऑर्डिनल में क्या अंतर है? कार्डिनल संख्या या मात्रा बताता है, जैसे 1, 2, 3। और ऑर्डिनल? ऑर्डिनल क्रम या रैंक बताता है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा। बिल्कुल साफ है। आखिरी सवाल, पिन ड्रॉप साइलेंस क्या है? ये इंडियन इंग्लिश का एक मुहावरा है। बहुत दिलचस्प। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो एसएस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।